नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत सिर्फ उन वजहों से कि आखिर क्या वजह था कि पंजाब प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र जो कि पाकिस्तान से लगता हुआ सीमा है, जो अत्यंत संवेदनशील और हमेशा से दुश्मनों के हमले के आशंका से भरा हुआ क्षेत्र पर दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक जिन पर बहुत ज्यादा सुरक्षा थ्रेट है, उस शख्सियत को रुकना पड़ा। ये एक अत्यंत ही चिंताजनक, गंभीर और विचारणीय प्रश्न है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मामला सुरक्षा से है। सुरक्षा के ही आईन में, सुरक्षा के ही और के तहत उस बात की जांच पड़ताल और बात विचार, वाद विवाद होना चाहिए। मैं सबसे पहले उस बात को सिरे से नकार रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ लोग, क्या करीब करीब सभी लोग, चाहे वो छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, कांग्रेस पंजाब प्रांत के अध्यक्ष हो या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो ये कहीं रट लगाए बैठे हैं कि कुर्सी खाली थी, इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली कैंसिल करने का बहाना खोजा। मतलब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा हल्का, इससे बड़ा बेसिर पैर और बेबुनियाद और बेबुद्धि वाली कोई बयान हो सकती थी। मुझे लग नहीं रहा कि इससे भी बड़ा बेवकूफी वाला कोई बयान हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में, फिक्की में और जगह में संबोधित करते हैं, 40-50 लोग होते हैं, लेकिन वहां पर वो संबोधित करते हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं होती कि यहाँ पर 10-20 लाख हो। ये वही प्रधानमंत्री हैं जहां पर रैली में लोगों को नियंत्रित करना पड़ता है कि आप मत जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप कहाँ रह पाएंगे, कृपया मत जाइए। बार बार सुरक्षा बल के लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन खैर, जाति जैसी भावना, जो अपने बात कर। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व में थोड़ी बहुत भी समझ होती, अगर उनको लगता कि भाई वहां पर पंजाब के जिस इलाके में माननीय प्रधानमंत्री जी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं वहां पर भीड़ नहीं है, तब तो प्रधानमंत्री जी को वहां जरूर पहुंचाना चाहिए था और पहुंचा करके एक बात बताते कि पंजाब में इतना ज्यादा पंजाब की पब्लिक माननीय प्रधानमंत्री से नाराज है कि कोई देखने नहीं आए, देखिए सारी कुर्सी खाली है और खाली कुर्सी के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे हैं। राजनीति नहले पे दहला तो ये होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मैं दिन भर ये चर्चा हुआ कि क्या हुआ, मैं इस विषय में, मेरा तो अपना टैगलाइन है कि मेरे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विचार होता है जो कहीं नहीं होता। मैं उन्हीं बातों पर रोशनी डालता हूं जो कोई नहीं डालता। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल निष्पक्ष है और मैं उन्हीं बातों को रखता हूं जो समाचार चैनल वाले रख नहीं पाते या उनको रखने नहीं दिया जाता या वो रख नहीं सकते थे, लेकिन मेरे पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं। पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा बीच पर थोड़े देर विराम डाले, आते हैं देश में विपक्ष के राजनीति पर हो रहे घमासान पर। मित्रों, ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो सीबीआई की टीम वहां पर गई। चुनाव के बाद चुने हुए जनप्रतिनिधि, मतलब जो वहां मंत्री बनाए गए थे ममता बनर्जी की सरकार में, उन पर एक जांच था जो ममता बनर्जी के ही पार्टी के लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया था। उस जांच को होते होते, चूंकि हमारे यहां जांच कछुए की गति से चलती है, आते आते जांच की स्थिति यहां पहुंची कि वो लोग मंत्री बन चुके थे। हालांकि मंत्री बनने के पहले भी विभागीय अनुशंसा आया था ममता बनर्जी के पास कि भाई इन लोगों पर विभागीय जांच लंबित है, इसलिए इनको मंत्री न बनाया जाए क्योंकि जांच में अड़चन आएगी, संविधान का कवच है इनके पास। ममता बनर्जी अपने स्वभाव के अनुसार ना तो वो किसी की बात मानती हैं, ना ही मानना चाहती हैं। उन्होंने नहीं माना और संविधान को दरकिनार कर संविधान की शपथ के तहत उनको मंत्री बना दिया। खैर,
उसमें भी प्रोविजन है कि आप अपना राज्यपाल से पूछ करके या जो भी प्रक्रिया होगा उसको फॉलो करके जांच एजेंसियां गई। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेवारी थी कि जांच एजेंसियों के लिए सुगम माहौल दिया जाए, सुगम यातायात दिया जाए और उनको व्यवस्था दिया जाए। उसके जगह ममता बनर्जी उस अपने मंत्री के ऑफिस में जाकर के बैठ गई और जांच एजेंसियों को रोक दी जांच करने से, ये कहते हुए कि आप जांच ना करें, और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी। ममता बनर्जी सीबीआई को अरेस्ट कर ली, करीब करीब वहीं पर घेर ली। राज्य पुलिस और सीबीआई आमने सामने हो गई। राज्य पुलिस अंदर जाने से रोक रही है और सीबीआई के लोग अंदर जाने को तैयार बैठे हैं और दोनों में घमासान की नौबत आ गई। वो कह रहा था मैं नहीं जाने दूंगा, वो कह रहा था मैं नहीं जाने दूंगा। और मामला क्या था? एक पुलिस अधिकारी पर जांच जो कि सेवा में कमी पाया गया था। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि आखिर ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने पर असंवैधानिक काम कैसे कर रही थी और क्यों कर रही थी, क्या दबाव था, क्या उद्देश्य था। उसका परिणाम क्या हुआ कि ममता बनर्जी आज भारत में विपक्ष की चेहरा बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग उनको अपना चेहरा मानने लगे। मतलब ये कि अगर आपको विपक्ष का चेहरा बनना है तो आपको संविधान विरोध काम करना पड़ेगा। और हमारी मीडिया उनको सराखों पर लेती है और उनके साथ इतनी ज्यादा उनको दिखाती है कि जनभावना उनके प्रति कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हो जाती है। मतलब अपने यहाँ कहा जाता है कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये हम सिर्फ ममता बनर्जी में नहीं देखे हैं। ये 2 कोड़े का देशद्रोही कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू में एक विद्यार्थी था और छात्र राजनीति में एक सीमित संख्या में होता था, जैसे उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला कार्यक्रम में भाग लिया और उसमें जोर शोर से नारा लगाया। मीडिया ने उसको इतनी हाइप कर दी कि वो उसको राजनीतिक दल में आमंत्रण मिलने लगा, मेरे पार्टी में आ। यहां तक कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उसको अपने पार्टी में सहसम्मान ज्वाइन कराया। इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको बिहार से चुनाव लड़ाया, संसद में भेजने का प्रयास किया। मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स का इस देश में मीडिया कितना महिमा मंडन करती है। जिस तरह से फिल्मों में खलनायक को इतना ज्यादा बढ़िया से पोर्ट्रेट किया जाता है कि लड़के खलनायक बनने की जगह, नायक बनने की जगह खलनायक बनना पसंद करते हैं। ये बात तमिलनाडु में भी हुई, ये बात पश्चिम बंगाल में भी हुई, ये बात बिहार में भी होगी, ये बात मध्य प्रदेश में। मतलब अगर देश में विपक्ष की राजनीति करने वाली राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से रोकने लगी तो फिर तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को आघात लगेगा। मतलब जो दुनिया चाहती है उसको बल मिल रहा है। तो क्या मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये इल्जाम न लगाऊं कि हमारे देश के जो राजनीतिक दल है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए विदेशी शक्तियों के हाथ के खिलौना बन गई है। विदेशी शक्तियां चाहती तो है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा तोड़ दिया जाए कि ये 28 राज्य 28 देश बन जाए और हमको आराम से इस पर शासन करने का मौका मिले। क्योंकि आज पंजाब की पुलिस ने जो प्रधानमंत्री के साथ किया, कल वही उसी से प्रोत्साहित होकर के तमिलनाडु की पुलिस अगर करने पर तैयार होगी, आंध्र प्रदेश की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस और जगह जहां जहां विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, अगर वहां यही तरह का हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री को तो अपने ऑफिस से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आएगी। वो तो अपने ऑफिस में कैद होकर आ जाएगा, जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन में आदमी अपने घरों में कैद था। इस विषय पर जरूर विचार करने की आवश्यकता है और इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इंडोर्स ना करें, नहीं तो लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं और अनाप शनाप बकवास करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो होगा, और नाम होगा तो फिर राजनीति में मुकाम होगा, और राजनीति में मुकाम होगा तो अच्छा खासा दाम होगा। आदमी क्यों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनेगा भाई? वो 4 शब्द भारत के विरुद्ध बोल दे, भारत सरकार उसको ब्लैक एड कमांडो सुरक्षा में दे देगी और चैनल वाले उसको पैसा देकर के अपने चैनल पर बुलाएंगे और बाद में राजनीतिक दल उसको अपनी पार्टी में शामिल करा करके चुनाव लड़ा करके विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचा देगी। ये कहां हमारा देश जा रहा है, इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब पुनः चलते हैं पंजाब।
मित्रों, समाचार चैनलों में आपने सुन लिया कि पंजाब में चूक किसकी थी, पंजाब में क्या चूक था, ये अब स्पष्ट हो गया। बहुत समाचारों पर आया है, तो मैं उन्हीं बातों को बार बार दोहराऊं, ये ठीक नहीं। मैं बात कर रहा हूं राजनीति में बकवासबाजी के बयान पर उस सुरक्षा चूक के माध्यम से। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है, जबकि कांग्रेस के ही दो नेताओं को हमने भीड़ के हवाले करने के बाद जान लेते देखा है। श्रीमान राजीव गांधी एक भीड़ में चुनावी रैली में सुरक्षा लापरवाही के चलते जान गंवा बैठे। नहीं तो आज वो हमारे दुनिया में होते और हम उनके महान अनुभवों का लाभ ले रहे होते, हम उनके साथ होते। आतंकवाद की भेंट, किसी पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों का भेंट हमारे एक देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय तब की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हमने खोया, इसी खालिस्तानी आतंकवादियों के आतंक की वजह से। हमने दो प्रधानमंत्री को खोया है, उसके और दोनों के दोनों कांग्रेस के थे। उसके बाद भी कांग्रेस जन अगर सुरक्षा में लापरवाही को हल्के में ले रहे हैं तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इस तरह का वो लोग अनजाने में बोल रहे हैं। तो क्या फिर कांग्रेस हत्या की राजनीति करके सिंपैथी वोट गेन करने की कुचक्र चल रच रही है, या कोई और बात है? एक बात और बहुत तय रहा है कि 12 करोड़ की गाड़ी में उनको क्या नुकसान हो जाता, 20 मिनट खड़े हो जाते तो। अपने लोगों के बीच खड़े थे, कोई पाकिस्तान में थोड़े थे। ये बड़ा ही बेबुनियाद, बेहुदापन और मूर्खता भरा बयान है। 1 मिनट लगता है किसी स्नाइपर को गोली मारने में, 1 मिनट लगता है किसी निशानची को निशाना लगाने में। आप तो 20 मिनट खड़ा करवा दिए थे, वो भी फ्लाईओवर के ऊपर। हमने कई फिल्मों में देखा है फ्लाईओवर को उड़ाते हुए। फ्लाईओवर को उड़ाया कहा जा सकता है डायनामाइट लगा करके। इतने बड़े बड़े बम है आजकल आतंकियों के हाथ में कि पूरा पुल उड़ाया जा सकता था। माना कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ थी, फायर प्रूफ थी, लेकिन अगर पूरा पुल उड़ जाता और इत्तेफाक से कुछ और हो जाता तो फिर हम क्या चर्चा कर रहे होते। और जो राजनीतिक दल के लोग गाड़ी की दाम की बात कर रहे हैं, मैं उनको एक बता दूं। कोई पूछ रहा है कि कितने की गाड़ी थी, कितने की गाड़ी थी। आपको एक छोटा सा बात बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला हूं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री की गाड़ी उतनी भी कीमत की नहीं थी जितने कीमत पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए सैफई में मुंबई के नचनियों का नाच करवाने में खर्चा करते थे। उतना रुपए का नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री के काफिले में जितनी गाड़ियां थी, उस सारे गाड़ियों की कीमत अगर एक बार में लगा दिया जाए तो उतना रुपए का खर्चा नहीं था जितना मुलायम सिंह यादव अपने जन्मदिन में लंदन से बॉगी मना करके उतने रुपए के फूल छिड़कवा दिए थे और उतने रुपए के फूल सड़कों पर बिखेर दिया गया था। उतना रुपये का भी वो सारी गाड़ियां नहीं थी जितने में प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी की उतनी भी ज्यादा कीमत नहीं थी जितना रुपया का हमने पुरस्कार के नाम पर बोर्ड खरीदने में बांटने में लगा दिया। उतने रुपए की भी वो गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी की कीमत तो चर्चा की बात नहीं है। सूरज भाई सरोज मित्रों, यहां पर गाड़ी की कीमत और गाड़ी के बुलेट प्रूफ होने पर नहीं है। उद्देश्य और मुद्दा है कि आखिर क्यों 20 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री को सड़क पर खड़ा होना पड़ा। वीवीआईपी सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री 1 सेकंड के लिए रुक नहीं सकता, इसीलिए रूट खाली कराई जाती है ताकि रास्ते में कोई विलंब ना हो, कोई लाल बत्ती पीली बत्ती ना हो जाए जिससे प्रधानमंत्री को रुकना पड़े। इसीलिए सड़कें खाली कराई जाती हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री या जो भी वीआईपी होता है वो अपने गाड़ी में ज्यादा असुरक्षित होता है। 2-3 उदाहरण आपको दे दूं। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिका का खुद का राष्ट्रपति सड़क पर मारा गया। वो एक ओपन गाड़ी में रोड पर जा रहे थे और उनके बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी और निशानची ने निशान लगा करके उनका खोपड़ी उड़ा दिया। जॉन एफ कैनेडी की हत्या गोली मार के की गई थी, जबकि अमेरिका की जांच एजेंसियां मजबूत थी और अमेरिका की जांच करने की जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत मजबूत है और बहुत उन्नत किस्म का है। हमारे से तो बहुत
ज्यादा विकसित उनकी इंस्ट्रूमेंट है, वो भी अपने राष्ट्रपति को नहीं बचा सके। सड़क पर इटली का एक प्रधानमंत्री अपने पूरी कॉन्वॉय के साथ जा रहा था, आतंकी का एक गुट उनके कॉन्वॉय पर हमला किया और दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग में प्रधानमंत्री को उसके गाड़ी में से पकड़ करके अपहरण कर लिया गया और कई महीना बाद उसको मार दिया गया। अभी दुनिया में एक बहुत अभी जो अभी हाल ही में हत्या हुई है वो होता है ईरान के रक्षा विशेषज्ञ का, जो ईरान के नेता थे, सेनाध्यक्ष थे और बहुत ज्यादा फाइटर थे और उनको अमेरिका ने ड्रोन से मार दिया था, वो तब अपने गाड़ी में ही थे। मतलब क्या इस तरह की कोई साजिश रची गई थी हमारे प्रधानमंत्री को बॉर्डर के सटे हुए जगह पर खड़ा करा के? सबसे चिंता का विषय था कि प्रधानमंत्री को कहां रोका गया था, ये जानने वाली बात है। हुसैनी वाला भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, मतलब वहां से 15 मिनट लगता है पाकिस्तान जाने में और पाकिस्तानी ड्रोन वहां तक आती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो सीमा सुरक्षा बल का सीमा क्षेत्र था उसको बढ़ा करके कहा था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा करिए, क्योंकि अब 30-40 किलोमीटर तक ड्रोन आ जाता है और ड्रोन से हमला बड़ा पुराना है। टीवी पर, मीडिया में, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा था कि प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक दी गई, प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया, बाकायदे लोकेशन और सिचुएशन बताई जा रही थी मीडिया में। और जितना देर तक रुक गई थी, अगर पाकिस्तान बॉर्डर से कोई ड्रोन से माननीय प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और क्या ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई जुगाड़ या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई थी क्या कि हम 15 मिनट तक डिस्टर्ब कर देंगे, आप अपने ड्रोन से काम कर दीजिए? क्या ये कोई साजिश थी? मुझे लग रहा है कि इन सब पहलुओं पर बहुत गंभीरता से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सुरक्षा 5 लेयर में होता है और जो 5वां लेयर होता है वो राज्य पुलिस का होता है, जो रूट को सुरक्षित करने और रूट को चुस्त दुरुस्त करने की होती है। अगर रूट पर कोई डिस्टर्बेंस थी तो 5वां दस्ता पंजाब पुलिस का क्यों नहीं अवगत कराया समय से पहले कि इस रास्ते पर मत आइए, ये रास्ते पर किसान बैठा है। दो संदेह आता है कि चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री के दौड़ा में जाने का उनका कार्यक्रम था, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भाजपा के रैली को संबोधित करने नहीं जा रहे थे, वो पंजाब के शहीदों का स्मारक का उद्घाटन करने जा रहे थे, जिसमें प्रोटोकॉल होता है कि वहां का राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करें। चरणजीत सिंह चन्नी कोरोना का बहाना बना करके उस सभा स्थल पर जाने से अपने आप को रोक लिए और उन्होंने अपने एक वजीर को भेजा, जबकि हमला होने के मतलब रूट डिस्टर्ब होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनको कोई बीमारी नहीं थी और उन्होंने सारे सैकड़ों खचाखच भरे पत्रकारों के बीच में आकर के संबोधित किया। तो ये कौन सा कोरोना है जो प्रधानमंत्री के साथ अकेले गाड़ी में बैठने पर कोरोना फैल रहा है और 300-500 पत्रकारों के बीच में कोरोना नहीं फैल रहा है? ये चरणजीत सिंह चन्नी बताएंगे। उससे भी बड़ा ब्लडर मिस्टेक ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये पंजाब का एक मंत्री और वहां उस इलाके का विधायक कर रहा है जिस इलाके की घटना है। वो कह रहा है कि प्रोटोकॉल में यह है कि डीजीपी को होना चाहिए, डीजीपी प्रधानमंत्री के साथ चलता है। डीजीपी की गाड़ी चल रही थी, लोगों को धोखा देने के लिए डीजीपी स्वयं गाड़ी में नहीं था। क्यों नहीं था डीजीपी? क्योंकि डीजीपी के पास कोई और नौकरी तो है नहीं, वो तो पंजाब का डीजीपी है, उसके पत्नी की सब्जी लाने की तो जिम्मेदारी उसके पास है नहीं, तो वो क्या करे भाई, मेहरारू का तरकारी लेने के लिए चला गया था। तो डीजीपी अगर प्रधानमंत्री का रूट साथ नहीं था तो क्या डीजीपी के पास कोई ऐसी सूचना थी कि प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला होगा, इसलिए तुम अपने आप वहां से हटा लो? ये इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार हम लोग हल्के सिनेमा में भी देखते हैं, छोटे मोटे बी ग्रेड की पिक्चरों में भी दिख जाता है कि कहा जाता है कि आप एक काम करिए, थोड़े देर के लिए आप हट जाइएगा, हम अपना काम कर देंगे। इन सब विषयों को विचार करने के बाद ये सब मामला अत्यंत ही गंभीर और ज्वलनशील हो जाता है। अंत में मेरी एक आशंका है, मैं एक चैनल पर भी कह रहा था और मेरे को मेरे इस बात का बड़ा समर्थन मिला कि कहीं अगर ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या ये एक आशंका ये नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री से बिल्कुल खफा हैं, दुखी हैं।
वो खुद मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जैसे लोकप्रिय जननायक को अपदस्थ किया और उनकी बेइज्जती करा करके कांग्रेस से हटने पर मजबूर किया। उसके बाद मौका आया कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए तो नहीं बन पाए और कांग्रेस ने नाले पर दाला मारते हुए एक ईसाई को दलित प्रचारित करके मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा या मुझे लग रहा है कि आप सब जानते भी होंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी को दलित बताया जाता है। वो दलित नहीं है, वो ईसाई है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसका सर्टिफिकेट भी आम मीडिया में और आम सभा में है और उसका वीडियो भी जो चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद लोड किया है। ये कोई हिडन कैमरा पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज होनोलूलिया हो गया मेरा, आज मैं जीसस के दरबार में आ गया, अब मुझे सिखी से कोई मतलब नहीं। तो उसको जो दलित प्रचार करके किया जा रहा था, तो एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस बात पर लगे हुए हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को माइलेज न मिल जाए। अगर चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है तो फिर दलित नाम का हम प्रचार किए हैं, तो इसमें ऐसा ना हो कि हम इनको हटा ना पाए। इनको हटा ना पाएंगे तो फिर मैं किस लिए भाजपा छोड़ा था, मैं किस लिए कैप्टन अमरिंदर को अपदस्थ किया था और उनकी बेइज्जती की थी, जब मुझे बी ग्रेड का ही बने रहना है। तो नमस्कार गंभीर जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो मैं इस विषय पर एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं ऐसी सोच नवजोत सिंह सिद्धू के चाल में फंसने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने तो कुछ नहीं किया। वो क्या किया मैं आपको बता सकता हूं। उसके पहले एक मिनट जान लीजिए कि चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के आभा मंडल से बाहर निकलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे वो 300 यूनिट बिजली माफ करने की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर चुके हैं, सड़क का बात कर चुके हैं। मतलब लोक लुभावन नारों का झड़िया लगा दिया ताकि लोग जाने कि जो कर रहा है वो चरणजीत सिंह चन्नी ही कर रहा है, इसको ही मुख्यमंत्री बनाओ। और अंत में कहीं मास्टर स्ट्रोक तो चरणजीत सिंह चन्नी का नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हो जाता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाएगा और ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। देश दुनिया में ये चर्चा होगा और ऐसा कहीं ना हो कि दुनिया भर में प्रदर्शन हो और दबाव बनाया जाए कि पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो और 10-15 दिन रह गया है, मैं सत्ता में रह करके क्या करूंगा, क्योंकि सत्ता के अंतिम 6 महीने तक कोई बड़ा काम कर नहीं सकते जिससे कमाई हो। कोई बहुत नीतिगत फैसला आप ले नहीं सकते। जो चरणजीत सिंह चन्नी फैसला ले रहे हैं, 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, 8 लाख रुपया कर्जा माफ कर देंगे, फलाना डिमाका, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक वो चुन करके बहुमत में नहीं आ जाएंगे। और चुन के आ गए तो बहाना बना देंगे और नहीं है तो कहेंगे कि मैंने कहा तो था कि मैं आऊंगा तो करूंगा, आपने मुझको जिताया नहीं। तो इस चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए भारत सरकार को मजबूर कर रहे हैं ताकि पंजाब में कुछ सिंपैथी वोट गेन कर सके। क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर 10 दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू होगी तो पंजाब के लोगों में प्रदर्शन आएगा, कहेंगे कि यार एक दलित को बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक किसान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को एक दलित बर्दाश्त नहीं है, नरेंद्र मोदी को किसान बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तरह से वो ड्रामा कर रहे हैं। तो कहीं राष्ट्रपति शासन लगवाने का एक कुचक्र तो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हुआ, ये मैं भी कह रहा हूं, देश दुनिया कह रही है। लेकिन सुरक्षा बीच तो हुआ है ना। और इस बहाने पर राज्यपाल अनुशंसा कर सकते हैं कि जिस राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है उस राज्य में आमजन क्या सुरक्षित होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का भी इससे मुफीद मौका नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो क्या ये एक सोची समझी चरणजीत सिंह चन्नी की साजिश है क्या? ये मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूं या कह पा रहा हूं क्योंकि ये जो किसान नाम पर आंदोलन हो रहा है वो शुरू से ही भारत के एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने, भारतीय पुलिस को फायर करने पर मजबूर करने की साजिशें रच रहे हैं। उदाहरण आपको बताता हूं। किसानों ने जब दिल्ली को जाम किया, बैठे रहे, नवंबर का ये मामला था, दिसंबर जनवरी तक जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक साजिश रचा कि 26 जनवरी को राजपथ पर परेड निकालेंगे और वहां पर कुछ हैंकी पैंकी करेंगे और राजपथ को अगर थोड़ा बहुत भी बवाल करोगे तो पुलिस वाले गोली मार देंगे। नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चाल और सूझबूझ इस बात को भांपा कि यार ये ट्रैक्टर के साथ टैंक चलाने की बात कर रहे हैं, ये जरूर कुछ करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने उनको खुला पैसे दिया कि भाई लाल किले की तरफ आओ,
राजपथ पर क्या करना, दिल्ली में तो होना चाहते हो। फिर उन्होंने देखा कि यार पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, तो उन्होंने ट्रैक्टर से पुलिस वाले को कुचलने का प्रयास किया, हाई स्पीड ट्रैक्टर को भीड़ पर चढ़ाने का प्रयास किया और सारे पुलिस वाले भागते नजर आए। ये इंडिविजुअल और स्वतंत्र आदमी के फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर है, ये कोई सरकारी कैमरा पर नहीं है, आम जो हमारे अपनी कैमरा पर है। उसमें अब ट्रैक्टर पलटा, उसको विपक्ष ने कहा कि गोली लग गई, उसके शरीर में कहीं कोई गोली नहीं है, साफ कैमरे पर दिख रहा है कि ट्रैक्टर को उसने कट मारा और ट्रैक्टर पलट गई और उसका मौत हो गया। उसके बाद लाल किले को अपमानित करके पुलिस वालों पर हमला और पुलिस के वो लाल किले के गड्ढे में पुलिस वालों को फेंकना, महिलाओं तक को ना छोड़ने जैसा काम किया गया, ताकि पुलिस को चोटिल हो और पुलिस दुखी होकर के एक आध फायर कर दे और मैं मृत्यु प्राय हो चुका खालिस्तान आंदोलन में एक पूरा जान डाल दिया जाए। ये कहा जाए कि देखिए आपकी पुलिस आप पर गोली चला रही है, किसानों को गोली चला रही है, पंजाबियों पर गोली चला रही है, और पंजाबियों के नाम पर खालिस्तान आगे आ जाए और किसान के नाम पर पूरा देश आगे आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सूझबूझ ने इस पर भी नियंत्रण पाया, उनको फ्री पैसेज दिया कि आप बदमाशी कर लो, हम पुलिस से क्षमा मांग लेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान के नाम पर आंदोलनकारियों ने एक आदमी को काट के ऐसे टांग दिया जिस तरह से बकरे को काट करके टांग दिया जाता है, भैंसे को गाय को काट करके टांग दिया जाता है, और मांस खरीदने वाले कहते हैं भाई 2 किलो देना, आधा किलो देना, और काट काट के बिकता है। उस तरह से आप एक जिंदा आदमी को काट दिए, ताकि जब जिंदा आदमी को काटेंगे तो हमारे देश में मर्डर का सजा फांसी है, तो आपको उस तरह से कोई बड़ा कार्रवाई पुलिस को करनी पड़े, और आप वहां पर निसंगों को आगे कर दिए कि भाई निसंगों का घर द्वार होता नहीं है और ये उग्र होते हैं, और ये मारपीट उतारू हो और यहाँ भी गोली बंदूक चलाना पड़ जाए, ताकि निसंगों की हत्या की बदनामी करा के खालिस्तान को आगे किया जाए। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ ने वहां भी अपने सूझबूझ और कूटनीतिक ज्ञान का परिचय दिया, और उसमें भी आपको माइलेज नहीं लेने दिया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इतनी आराम से कर रहा है कि आपको वहां पर सिंपैथी गेन करने और देश को उग्रवाद में पहुंचाने का मौका नहीं मिल रहा है। हर जगह से आप परेशान हो करके जब आप कुछ नहीं कर सके, तो जब आंदोलन ने प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया तब आपके हाथ में कुछ रहा नहीं। तो आंदोलन को वापस लेने में आप विजयी जुलूस की तरह से देश भर में गए, देशवासियों ने आपको समर्थन नहीं दिया। आपने कहा था कि मैं देश भर में विजय जुलूस घुमाऊंगा, जब कुछ नहीं हुआ तो आपको मुंह की खानी पड़ी। तब आपने सोचा कि ये पंजाब में आए हुए हैं तो यहीं पर कुछ रोक लगा दिया जाए, क्योंकि जो एसपीजी का कानून है, मैं आपको उसकी कानून के आइन में आपको बताता हूं कि सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश रहता है कि आप जिसके सुरक्षा में तैनात हैं, अगर उसके जान पर कोई हमला है तो आप फायर कर सकते हैं, आप पर 302 का मुकदमा नहीं लगेगा। तो क्या पंजाब प्रांत के उस सीमावर्ती भीड़ में कोई ऐसा साजिश रचा गया था कि भाई आप इतनी ज्यादा बल्क में वहां चले जाओ कि वहां पर एसपीजी में तैनात लोग घबरा जाए और फायर कर दें, और फिर हमको दुनिया में ये कहना पड़े कि देखिए जी पंजाबियों को गोली मारी जा रही है, पंजाबियों को सरेआम भूना जा रहा है जनरल डायर की तरह से? क्या इस तरह की कोई साजिश की पटकथा लिखी गई थी क्या? ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिना जांच किए आपको सामने दिख रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन ना तो पहले नहीं था ना जो आज है। अंत में एक बात आपको बोलूंगा कि रॉबिन हुड छवि तभी बनाई जब वो गरीबों के मसीहा के रूप में अपने आप को प्रचारित किया, लेकिन था तो वो गुंडा ही। कानून के किस पन्ने में लिखा है कि आप किसी गरीब का मदद करने के लिए किसी अमीर को लूट लीजिए, किसी को मार दीजिए? लेकिन उनको पता था कि अगर मैं एक आदमी को मारूंगा, लूटूंगा, तो गरीब लोग बड़ा खुश होंगे और ताली बजाएंगे। अमिताभ बच्चन के सफल होने का कारण यही है कि अमिताभ बच्चन को ऐसा रोल दिया जाता था कि वो कूली के भेष में मंत्री के बेटी को उठा ले जाता था तो गरीब ताली बजाता था, क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मंत्री की बेटी का फोटो भी मैं कभी देख पाऊंगा। यहाँ तो साक्षात मंत्री की बेटी को उठा के ले जा रहे कूली, तो गरीब आदमी ताली बजा रहा है। सफलता का श्रेय ये था। ममता बनर्जी और मायावती की सफलता का श्रेय है कि मायावती जब भी अपने लोगों में होती थी तो कहती थी कि मुलायम कहता है, अडवाणी कहता है, अटल बोलता है। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं, कहते हैं, आदर सूचक शब्दों की जगह
तुम तराम इस्तेमाल करते थे, तो उनका दलित भाई कहते थे कि कोई तो है जो मुलायम को मुलायम बोलता है, कह रहा है, वोट इसी को दिया जाए। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इम्प्लीमेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे भारत वाले लोग कहते थे कि भाई जिस अंग्रेज के सामने हम झुक के खड़ा होते हैं, उनके सामने दारू पीने का अधिकार अगर किसी को है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। कोई तो मेरा भाई है जो बराबरी में उनके साथ खड़ा हो रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जानबूझ के कुछ तस्वीरें प्लान करवाते थे कि इनके साथ नाचते हुए, इनके साथ गाते हुए, जो तस्वीरें आज तैर रही हैं। तो इन सब विषयों पर अगर हम सब गंभीर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हमारा देश का फेडरल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और खास तौर से जहां विपक्ष की सरकार है, अगर वहां प्रधानमंत्री को जाने में झिझक महसूस होने लगेगी तो फिर ये देश का अंत निश्चित है। ऐसा ना हो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा। और मैं वर्तमान सरकार से दुखी हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब सीबीआई के टीम को रोक दिया था, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का उससे बड़ा उदाहरण उसके पहले नहीं मिला था। राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे मुफीद टाइम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शासन इसने ले लगाया कि ममता बनर्जी को माइलेज मिल जाएगा। हुआ उसका उल्टा, उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, प्रशासन पर पूरी अंकुश लगा करके सारा गुंडे करके ममता बनर्जी चुनाव जीत गए। पंजाब में भी यही साजिश रची गई है कि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी सिंपैथी के वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, और हम पंजाब में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो सिंपैथी मिलेगा, और नहीं पंजाब में लगाते हैं तो बोल्डनेस की सर्टिफिकेट मिलेगी कि हमारा मुख्यमंत्री इतना बोल्ड है कि प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा करवा दिया। ये भी एक नेगेटिव प्रचार है। और अगर ऐसा कुछ भी है तो इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मोदी नहीं लगाएंगे, मुझे मालूम है, आप तो लगा सकते हैं, आप तो स्वतंत्र हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना आप ही से है कि कृपया इस तरह की किसी भी कुटिल चाल और कुचेष्टा पर कुठारघात करें और अपने देश का नाम खराब न होने दें। भारत बहुत महान है, और ये बहुत महान तभी रहेगा जब इसके महानता पर आंच नहीं आएगी। और इस तरह की ओछी और हल्की हरकतों से देश का नाम खराब होता है। आपने अब तक मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आगे भी देते रहिए। इसी मनोकामना, इसी दुआओं, इसी कल्पनाओं के साथ एक बार प्रार्थना करते हैं कि सुन रहे हैं कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट बहुत खतरनाक है और इसकी मारक क्षमता पहले से ज़्यादा घातक है, और ख़ास तौर से इसका जो फैलने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो कृपया भीड़ भाड़ में ना जाएं, और अगर बहुत मजबूरी है तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए, क्योंकि संसार के लिए आप एक संख्या है और अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार है। आपको परिवार का संसार ना उजड़े, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी बीमारी से बचें। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ भारत।